1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस घटना की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई थी, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, लेकिन समय के साथ साथ इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। 19वीं सदी की पहली आधी सदी के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा हो चुका था। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय जनता के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष फैलता गया। प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद ब्रिटिश राज के दमनकारी और अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ असंतोष विद्रोह के रूप में भड़कने लगा, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो इसमें पहले देश के अलग अलग हिस्सों में कई घटनाएं घट चुकी थीं, जैसे कि 18वीं सदी के अंत में उत्तरी बंगाल में सन्यासी आंदोलन और बिहार एवं बंगाल में चुनार आंदोलन हो चुका था। 19वीं सदी के मध्य में कई किसान आंदोलन हुए, जिनमें मालाबार के मोपलाह किसानों और बंगाल के मुस्लिम किसानों द्वारा फ्राइजी आंदोलन अहम है। 19वीं सदी के पहले दशकों में कई जनजाति विद्रोह भी हुए, जैसे कि मध्य प्रदेश में भीलों का, बिहार में संथालों और ओडिशा में गोंड्स एवं खोंड्स जनजातियों का विद्रोह अहम था। लेकिन उन सभी आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमित था। अंग्रेजों के खिलाफ जो संगठित पहला विद्रोह भड़का वो 1857 में हुआ था। शुरू में तो ये सिपाहियों के विद्रोह के रूप में भड़का, लेकिन बाद में ये जनव्यापी क्रांति बन गई। विद्रोह के कारणों की बात करें तो 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति थी। ये अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी, जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के दिमाग की उपज थी। कंपनी के गवर्नर जनरलों ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्यों में मिलाने के उद्देश्य से कई नियम बनाए। उदाहरण के लिए किसी राज्य के निःसंतान होने पर उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था। राज्य हड़प नीति के कारण भारतीय राजाओं में बहुत असंतोष पैदा हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी पर बैठने नहीं दिया गया। हड़प नीति के तहत ब्रिटिश शासन ने सतारा, नागपुर और झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। अब अन्य राजाओं को भय सताने लगा कि उनके भी विलय में थोड़े दिनों की ही बात रह गई है। इसके अलावा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब की पेंशन रोक दी गई, जिससे भारत के शासक वर्ग में विद्रोह की भावना मजबूत होने लगी। आग में घी का काम उस घटना ने किया जब बहादुर शाह द्वितीय के वंशजों को लाल किले में रहने पर पाबंदी लगा दी गई। कुशासन के नाम पर लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय करा दिया, जिससे बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी, अधिकारी एवं सैनिक बेरोजगार हो गए। इस घटना के बाद जो अवध पहले तक ब्रिटिश शासन का वफादार था, अब विद्रोही बन गया। भारतीय समाज में बहुत गुस्सा था, क्योंकि भारत में पश्चिमी सभ्यता बहुत तेजी से फैल रही थी। 1850 में ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं के उत्तराधिकार कानून में बदलाव कर दिया। अब क्रिश्चियन धर्म अपनाने वाला हिंदू ही अपने पूर्वजों की संपत्ति में हकदार बन सकता था। इसके अलावा मिशनरियों को पूरे भारत में धर्म परिवर्तन की छूट मिल गई थी। लोगों को लगा कि ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहती है। भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही कुछ प्रथाओं जैसे सती प्रथा आदि को समाप्त करने पर लोगों के मन में असंतोष पैदा हुआ। भारी टैक्स और राजस्व संग्रहण के कड़े नियमों के कारण किसान और जमींदार वर्गों में असंतोष था। इन सब में से बहुत ही ब्रिटिश सरकार की टैक्स मांग को पूरा करने में असक्षम थे और साहूकारों का कर्ज चुका नहीं पा रहे थे, जिससे अंत में उनको अपनी पुश्तैनी जमीन से हाथ धोना पड़ता था। बड़ी संख्या में सिपाहियों का इन किसानों से संबंध था और इसलिए किसानों की पीड़ा से वे भी प्रभावित हुए। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद भारतीय बाजार ब्रिटेन में निर्मित उत्पादों से पट गए। इससे भारत का स्थानीय कपड़ा उद्योग खासतौर पर तबाह हो गया। भारत के हस्तशिल्प उद्योग ब्रिटेन के मशीन से बने सस्ते सामानों का मुकाबला नहीं कर पाए। भारत कच्ची सामग्री का सप्लायर और ब्रिटेन में बने सामानों का उपभोक्ता बन गया। जो लोग अपनी आजीविका के लिए शाही संरक्षण पर आश्रित थे, सभी बेरोजगार हो गए। इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ उनमें काफी गुस्सा भरा हुआ था। भारत में ब्रिटिश सेना में 87% से ज्यादा भारतीय सैनिक थे। उनको ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में कमतर माना जाता था।
एक ही रैंक के भारतीय सिपाही को यूरोपीय सिपाही के मुकाबले कम वेतन दिया जाता था। इसके अलावा भारतीय सिपाही को सूबेदार रैंक के ऊपर पदोन्नति नहीं मिल सकती थी। इसके अलावा भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार के बाद भारतीय सिपाहियों की स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई। उनको अपने घरों से काफी दूर दूर तक सेवा देनी पड़ती थी। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नियम जारी किया जिसके मुताबिक सैनिकों को भारत के बाहर भी सेवा देनी पड़ सकती थी। बंगाल आर्मी में अवध के उच्च समुदाय के लोगों की भर्ती की गई। उनकी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक उनका समुद्र यानी काला पानी पार करना वर्जित था। उन लोगों को लॉर्ड कैनिंग के नियम से शक हुआ कि ब्रिटिश सरकार उन लोगों को क्रिश्चियन बनाने पर तुली हुई है। अवध के विलय के बाद नवाब के सैनिक को भंग कर दिया गया। उनके सिपाही बेरोजगार हो गए और ब्रिटिश हुकूमत के कट्टर दुश्मन बन गए। 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारणों में ये अफवाह थी कि 1853 की राइफल के कारतूस की खोल पर सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। यह अफवाह हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी। ये राइफलें 1853 के राइफल के जखीरे का हिस्सा थी। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, लेकिन ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने इस सैनिक विद्रोह को सरलता से नियंत्रित कर लिया और साथ ही उसकी बटालियन 34 NI को भंग कर दिया। 24 अप्रैल को 3LC परेड मेरठ में 90 घुड़सवारों में से 85 सैनिकों ने एक कारतूस लेने से इनकार कर दिया। आज्ञा की अवहेलना के कारण इन 85 घुड़सवारों को कोर्ट मार्शल द्वारा 5 वर्ष का कारावास दिया गया। खुला विद्रोह 10 मई दिन रविवार को सायंकाल 5 व 6 बजे के मध्य प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम पैदल टुकड़ी 20 NI में विद्रोह की शुरुआत हुई। इसके बाद 3LC में भी विद्रोह फैल गया। इन विद्रोहियों ने अपने अधिकारियों के ऊपर गोलियां चलाई। मंगल पांडे ने ईयरसे को गोली मार दी थी, जबकि अफसर बाग की हत्या कर दी गई थी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। 9 मई को मेरठ में 85 सैनिकों ने नई राइफल इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, जिनको 9 साल जेल की सजा सुनाई गई। इस घटना के बाद मेरठ छावनी में विद्रोह की आग भड़क गई। 9 मई को मेरठ विद्रोह 1857 के संग्राम की शुरुआत का प्रतीक था। मेरठ में भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी थी और जेल को तोड़ दिया। 10 मई को वे दिल्ली के लिए आगे बढ़े। 11 मई को मेरठ के क्रांतिकारी सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इन सैनिकों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया और शीघ्र ही विद्रोह लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार और झांसी में फैल गई। अंग्रेजों ने पंजाब से सेना बुलाकर सबसे पहले दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 21 सितंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया, परंतु संघर्ष में जॉन निकोलसन मारा गया और लेफ्टिनेंट हडसन ने धोखे से बहादुर शाह द्वितीय के 2 पुत्रों मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान एवं पोते मिर्जा अबू बकर को गोली मरवा दी। लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत 4 जून 1857 ईस्वी को हुई। यहाँ के क्रांतिकारी सैनिकों द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंसी के घिराव के बाद ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। हैवलॉक और आउटरम ने लखनऊ को दबाने का भरकम प्रयत्न किया, लेकिन वे असफल रहे। आखिर में कॉलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट के सहयोग से मार्च 1858 ईस्वी में शहर पर अधिकार कर लिया। वैसे यहाँ क्रांति का असर सितंबर तक रहा। 1857 का संग्राम 1 साल से ज्यादा समय तक चला। इसे 1858 के मध्य में कुचला गया। मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को आखिरकार कैनिंग ने घोषणा की कि विद्रोह को पूरी तरह दबा दिया गया है। विद्रोह की असफलता के कारणों की बात की जाए तो बहुत ही कम समय में आंदोलन देश के कई हिस्सों तक पहुंचा, लेकिन देश के एक बड़े हिस्से पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। खास तौर पर दोआब के क्षेत्र में इसका असर रहा। दक्षिण के प्रांतों ने इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया। अहम शासकों जैसे सिंधिया, होलकर, जोधपुर के राणा और अन्यों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया। विद्रोह के लिए असरदार नेतृत्व का अभाव था। नाना साहेब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी में कोई शक नहीं है, लेकिन वे आंदोलन को असरदार नेतृत्व नहीं दे सके। इसके अलावा विद्रोहियों में अनुभव, संगठन क्षमता व मिलकर कार्य करने की शक्ति की कमी थी। विद्रोही क्रांतिकारियों के पास ठोस लक्ष्य एवं स्पष्ट योजना का अभाव था। उन्हें अगले क्षण क्या करना होगा और क्या नहीं, ये भी निश्चित नहीं था। वे मात्र भाववेश और परिस्थितिवेश आगे बढ़ते जा रहे थे। सैनिक दुर्बलता का विद्रोह की असफलता में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बहादुर शाह जफर और नाना साहब एक कुशल संगठनकर्ता अवश्य थे।
पर उनमें सैन्य नेतृत्व की क्षमता की कमी थी। जबकि अंग्रेजी सेना के पास लॉरेंस ब्रदर्स, निकोलसन, हैवलॉक, आउटरम एवं एडवर्ड जैसे कुशल सेनानायक थे। विद्रोहियों के पास न संख्या बल था और न पैसे, जबकि ब्रिटिश सेना के पास बड़ी संख्या में सैनिक, पैसा और हथियार थे, जिसके बल पर विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। 1857 ईस्वी के इस विद्रोह के प्रति शिक्षित वर्ग पूर्ण रूप से उदासीन रहा। व्यापारियों एवं शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता एवं बंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सफलता के लिए प्रार्थना भी की थी। अगर इस वर्ग ने अपने लेखों एवं भाषणों द्वारा लेखों में उत्साह का संचार किया होता तो निस्संदेह ही क्रांति के इस विद्रोह का परिणाम कुछ और ही होता। इस क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार की हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। कानूनी वारिस के तौर पर पुत्र गोद लेने के अधिकार को स्वीकार किया गया। 1857 का विद्रोह इसलिए भी अहम था क्योंकि भारत की आजादी की लड़ाई के लिए इसकी वजह से ही मार्ग प्रशस्त हुआ।